हेलो गाइस, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल गेट चैनल। पिछली वीडियो में हमने थ्री फेज इंडक्शन मोटर की बेसिक्स के बारे में जाना था। इस वीडियो में हम थोड़े एडवांस लेवल पर जाएंगे। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले। तो थ्री फेज इंडक्शन मोटर का कंपेरिजन हम एक ट्रांसफार्मर से कर सकते हैं क्योंकि अगर मैं एक ट्रांसफार्मर की बात करूं तो इसमें दो तरह की वाइंडिंग होती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग। प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच में आयरन कोर होता है। प्राइमरी से जो फ्लक्स है वो सेकेंडरी में जो फ्लक्स पहुंचता है वो आयरन कोर के थ्रू पहुंचता है। ठीक है, आयरन कोर इज द मीडियम बिटवीन प्राइमरी फ्लक्स एंड सेकेंडरी फ्लक्स। प्राइमरी में ईएमएफ जो इंड्यूस्ड है वो E1 से दिया जाता है, सेकेंडरी में इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है E2 से दिया जाता है। E1 की अगर मैं बात करूं तो वो होता है 4.44 फ्रीक्वेंसी फाई यानी कि फ्लक्स इनटू N1 यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी वाइंडिंग। E2 की बात करूं तो 4.44 फ्रीक्वेंसी फाई N2 इज द नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी वाइंडिंग। उसी तरीके से अगर मैं थ्री फेज इंडक्शन मोटर की बात करूं तो थ्री फेज इंडक्शन मोटर में दो तरह की वाइंडिंग होती है। कौन कौन सी होती है? स्टेटर वाइंडिंग, रोटर वाइंडिंग। मान लो दोनों की दोनों स्टार कनेक्टेड है। ठीक है, तो स्टेटर से रोटर में जो फ्लक्स पहुंच रहा है उसका मीडियम यहाँ पे है एयर गैप। स्टेटर से रोटर में जो फ्लक्स जा रहा है वो मीडियम जो है वो है एयर गैप। ठीक है, स्टेटर में मान लो इंड्यूस्ड ईएमएफ E1 है और रोटर में E2 है। तो E1 दिया जाता है 4.44 फ्रीक्वेंसी फाई N1 इंटू KW1। अब KW1 यहाँ पे आया है। KW1 क्या है? वाइंडिंग फैक्टर है। वाइंडिंग फैक्टर क्यों आया है? क्योंकि यहाँ जो वाइंडिंग है वो डिस्ट्रीब्यूटेड टाइप है और यहाँ जो वाइंडिंग थे वो कंसंट्रेटेड टाइप थी। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग के कारण यहाँ KW1 वाइंडिंग फैक्टर आ जाता है। ऐसे E2 की बात करूँ तो 4.44 फ्रीक्वेंसी फाई N2 इंटू KW2। ठीक है, अब दोनों वाइंडिंग्स का जो वाइंडिंग फैक्टर अलग अलग है, इसलिए दोनों वाइंडिंग के लिए जो वाइंडिंग फैक्टर है KW1 और KW2 वो भी अलग अलग ही होगा। ठीक है, ट्रांसफार्मर की अगर मैं बात करूं तो ट्रांसफार्मर में E1 बाई E2 कितना बनेगा? N1 बाई N2। ठीक है, इसको मैं बोल देता हूं ट्रांसफॉर्मेशन रेशो A बोल देता हूं। ठीक है, अगर मैं थ्री फेज इंडक्शन मोटर की बात करूं तो E1 बाई E2 जो है वो मेरा कितना बनेगा? N1 इंटू KW1 अपॉन N2 इंटू KW2। N2 इंटू KW2 इज इक्वल टू, इसको बोला मैंने N1 डैश बोल दिया। ठीक है, इफेक्टिव टर्म बोल दिया मैंने N1 डैश, इसको बोल दिया मैंने N2 डैश। इफेक्टिव टर्म N1 इंटू KW1 N1 डैश के इक्वल हो गया, N2 इंटू KW2 N2 डैश के इक्वल हो गया। इसको मैंने बोल दिया वापस से A। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ले लो तो दोनों की दोनों देखिए एक जैसी ही है। यहाँ पे बस सिंपल सा है कि इफेक्टिव टर्म रेशियो आ गया। ठीक है, यहाँ N1 बाई N2 था लेकिन यहाँ N1 डैश बाई N2 डैश आ गया। तो दोनों की दोनों जो है एक ही तरीके के हैं। इसमें लेकिन डिफरेंस क्या है? आयरन कोर आएगा बीच में, इसमें जो आएगा वो एयर गैप आएगा। ठीक है, ये डिफरेंस है। अब मैं बात करता हूं इसके प्रिंसिपल की। ठीक है, थ्री फेज इंडक्शन मोटर के प्रिंसिपल की। प्रिंसिपल में क्या है कि जब हम स्टेटर को, मान लो ये स्टेटर है अपना, इसको मैं थ्री फेज सप्लाई कनेक्ट करूंगा RYB। ठीक है, जैसे ही मैं इसको थ्री फेज सप्लाई कनेक्ट करूंगा इसमें से एक फ्लक्स डेवलप होगा। ठीक है, वो फ्लक्स कैसे डेवलप होगा? वो दो तरीके से वेरी होगा। नंबर वन, वो टाइम के साथ चेंज होगा, या मैं बोल सकता हूं चेंज विथ टाइम। ठीक है, चेंज विथ टाइम। दूसरा, चेंज विथ स्पेस, मतलब टाइम के साथ भी वो चेंज हो रहा है, स्पेस के साथ भी चेंज हो रहा है। इन दोनों का क्या मतलब है? इन दोनों का मतलब है कि वो रोटेट कर रहा है। ठीक है, किस तरह का फ्लक्स डेवलप हो रहा है? रोटेटिंग टाइप, रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स या फिर फील्ड बोल सकता हूं, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जैसे ही मैंने स्टेटर को सप्लाई दी, स्टेटर से क्या हुआ? एक रोटेटिंग टाइप का जो है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, रोटेटिंग। ठीक है, रोटेटिंग का क्या मतलब है कि वो स्पेस में भी चेंज हो रहा है, स्पेस के साथ भी चेंज हो रहा है और टाइम के साथ भी चेंज हो रहा है। वहीं अगर मैं ट्रांसफॉर्मर की बात करूं तो ट्रांसफॉर्मर में जो है
स्पेस के साथ चेंज नहीं होता, ठीक है। वहां सिर्फ टाइम के साथ ही चेंज होता है। वहां पे जो है फ्लक्स जो है वो किस तरीके से दिया जाता है, फाई एम साइन ओमेगा टी, ट्रांसफॉर्मर में फाई एम साइन ओमेगा टी। तो ये सिर्फ टाइम के साथ चेंज हो रहा है, इसमें स्पेस का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन 3 फेज इंडक्शन मोटर में टाइम भी आएगा और स्पेस भी आएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब बात करते हैं रोटर की। यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ, मैग्नेटिक फील्ड कैसा, रोटेटिंग टाइप, रोटेटिंग, ठीक है, वो इस तक पहुंचेगा रोटर तक। अब रोटर यदि ओपन सर्किटेड है तो रोटर में क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा लेकिन करंट फ्लो नहीं होगी। रोटर अगर ओपन सर्किटेड है तो ईएमएफ तो इंड्यूस होगा लेकिन करंट फ्लो नहीं होगी। अब मैंने क्या किया, इसको जो है इसका जो रोटर सर्किट था उसको क्लोज कर दिया, क्लोज सर्किट, क्लोज सर्किट। क्लोज होने के कारण क्या हुआ कि जो भी ईएमएफ इसमें इंड्यूस पड़ा था उसके कारण इसमें करंट फ्लो होगी, इसमें करंट फ्लो स्टार्ट होने लगेगी। और वो करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होगी, वो करंट उस डायरेक्शन में फ्लो होगी जहां से वो जो है उसके कॉज का क्या कर सके, अपोज कर सके। वो किस कारण होता है, लेंज लॉ के अकॉर्डिंग होता है। लेंज लॉ से क्या होगा कि वो जो करंट है, करंट फ्लो होगी वो उस डायरेक्शन में फ्लो होगी जिस डायरेक्शन में वो करंट जो खुद ही का, जिसके कारण वो खुद डेवलप हुई है, उसका वो अपोजिशन कर सके, ठीक है। तो वो क्या करेगा, रोटेट करना प्रारंभ कर देगा। ये जो रोटर है वो रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। और ये किस डायरेक्शन में रोटेट करना स्टार्ट करेगा, जिस डायरेक्शन में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड घूम रहा है। क्यों, क्योंकि जिस डायरेक्शन में रोटेटिंग फील्ड रोटेट करेगा, अगर उस डायरेक्शन में घूमेगा तो ये इसमें इंड्यूस ईएमएफ डेवलप नहीं होने देगा और जो है इसमें करंट फ्लो होना भी बंद हो जाएगी। तो उस कारण से उस डायरेक्शन में घूमेगा जिस डायरेक्शन में ये मैग्नेटिक फील्ड रोटेट कर रहा है। यहीं से इसको जो है रोटेशन मिल जाता है, ठीक है। मान लो इसकी स्पीड जो है वो क्या है, इसकी जो स्पीड है उसको बोलते हैं एनएस, सिंक्रोनस स्पीड। जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी स्पीड को बोलते हैं सिंक्रोनस स्पीड, सिंक्रोनस स्पीड, ठीक है। उससे ये कम पे ही रोटेट करेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर एनएस डायरेक्शन से अगर ये जो है रोटर रोटेट करेगा तो बिल्कुल भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, ठीक है। इंड्यूस ईएमएफ नहीं होगा तो करंट फ्लो होना बंद हो जाएगी, करंट फ्लो होना बंद हो जाएगी तो इसको रोटेशन नहीं मिलेगा, रोटेशन नहीं मिलेगा तो स्पीड जो है इसकी कम हो जाएगी, ठीक है। लेकिन वापस से इसकी स्पीड तो एनएस ही है, ठीक है। तो एनएस स्पीड से ये रोटेट कर रहा है, यदि ये एनएस स्पीड पर रोटेट करेगा तो इसको कोई टॉर्क नहीं मिल पाएगा, इसलिए इसकी स्पीड वापस से कम हो जाएगी। अब जो स्पीड कम हो चुकी है, अब जो स्पीड कम हो चुकी है तो इसमें से फिर से जो है इंड्यूस ईएमएफ इंड्यूस होने लगेगा, क्योंकि स्पीड इसकी कम हो चुकी है एनएस से। जैसे ही इसमें इंड्यूस ईएमएफ होगा वापस से करंट फ्लो होना स्टार्ट होगी, तो एक स्टेडी स्टेट बन जाएगी जिसमें क्या है, ये इसको जो है रोटर जो है इससे कम स्पीड पर ही रोटेट करता रहेगा, रोटेट करता रहेगा, ठीक है। तो ये मान लो अगर एन आर स्पीड पर रोटेट कर रहा है तो इनके बीच में कुछ डिफरेंस रहेगा, एन एस माइनस एन आर, ठीक है। एन आर जो है कभी भी एन एस के इक्वल नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, रोटेशन जब बंद हो जाएगा ये वापस से जो है अगर एनएस स्पीड से कम पर चला गया तो वापस से करंट फ्लो ने स्टार्ट हो जाएगी, वापस से जो ये रोटेट करना प्रारंभ कर देगा। तो एक स्टेडी स्टेट बनेगी जहां पर एनएस जो है वो एनआर से ज्यादा रहेगा, ठीक है। ये इसका क्या है, अपना प्रिंसिपल है। अब मैं बात करता हूं जनरेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की, जनरेशन ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, जनरेशन ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जनरेशन ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो मैंने क्या किया, एक रोटर सर्किट लिया जो कि स्टार कनेक्टेड है, ये इस तरीके से स्टार कनेक्टेड है। इस वाइंडिंग को मैंने नाम दिया ए ए डैश, इस वाइंडिंग को नाम दिया बी बी डैश और इस वाइंडिंग को नाम दिया मैंने सी सी डैश, ठीक है। तीन तरह की वाइंडिंग है जो स्टार कनेक्टेड है, ए ए डैश, बी बी डैश, सी सी डैश। इस डायरेक्शन को मैंने एक रेफरेंस माना था, ये डायरेक्शन मेरी है रेफरेंस, ठीक है। ये जो वाइंडिंग है ए ए डैश, बी बी डैश और सी सी डैश, ये इस बीच में 120 डिग्री पर अरेंज है। तीनों के बीच जो एंगल है वो कितना है, 120 डिग्री। तो मैंने माना कि यहां से यहां तक जो एंगल है वो कितना है, थीटा है।
पहली वाइंडिंग का मैंने जो एंगल माना वो माना मैंने थीटा। दूसरी वाइंडिंग का जो एंगल है वो कितना हो जाएगा, क्योंकि इनके बीच जो एंगल है कितना 120 डिग्री है, तो ये जो एंगल है ये कितना हो जाएगा थीटा प्लस 2π/3 या थीटा प्लस 120 डिग्री। ठीक है, तीसरी जो वाइंडिंग है उसका एंगल यहां से लेकर यहां तक जो है वो कितना हो जाएगा थीटा प्लस 4π/3। ठीक है, थीटा प्लस 4π/3। या इसके एंगल को मैं यहां से अगर इस डायरेक्शन में लूं तो ये थीटा माइनस 2π/3 बनेगा। कितना बनेगा ये थीटा माइनस 2π/3। तो थीटा प्लस 4π भी ले सकता हूं, थीटा माइनस 2π/3 भी ले सकता हूं, एक ही बात है। अब मैं बात करूं ए डैश में जो करंट है वो कितनी है। ए डैश में जो करंट है वो है Im sin ओमेगा टी, या मैं इसको Im cos की फॉर्म में लिख सकता हूं, Im cos ओमेगा टी। ठीक है, बी डैश जो है उसमें कितना है Im cos ऑफ ओमेगा टी प्लस 2π/3। ठीक है, क्यों? क्योंकि थ्री फेज क्या है, बैलेंस्ड करंट है, बैलेंस्ड वोल्टेज है, तो बैलेंस्ड करंट होगी, तो cos ओमेगा टी प्लस π/3 बन गया। सी डैश में जो करंट है वो कितनी आएगी अपनी Im cos ऑफ ओमेगा टी प्लस 4π/3, या इसी को मैं ले सकता हूं Im cos ऑफ ओमेगा टी माइनस 2π/3, एक ही बात है। ठीक है, ये बन गया। अब बात करते हैं रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड की। रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैंने उसको बोल दिया FM, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। वो कितना आएगा I1 इंटू एफ थीटा 1 करंट इंटू स्पेस प्लस I2 इंटू एफ थीटा 2। ये मैंने क्यों लिया है, क्योंकि तीनों की तीनों जो है स्पेस में 120 डिग्री पर अरेंज है और तीनों में करंट भी अलग अलग है। तो रिजल्टेंट के लिए क्या करना पड़ेगा, करंट इंटू स्पेस करना पड़ेगा, प्लस I3 इंटू एफ ऑफ थीटा 3। ये बनेगा। चलिए देखते हैं, I1 जो था वो था हमारा Im cos ओमेगा टी। ठीक है, एफ ऑफ थीटा 1 जो है वो कितना है cos ऑफ थीटा या थीटा। ठीक है, प्लस I2 जो है वो कितना है Im cos ऑफ ओमेगा टी प्लस 2π/3। ठीक है, इनटू यहां लिख देता हूं cos ऑफ थीटा प्लस 2π/3। ये हो गया अपना एफ थीटा 2। I3 की बात करूं तो Im cos ओमेगा टी माइनस 2π/3 इंटू कॉस ऑफ थीटा माइनस 2π/3। ये बन गया। अब देखो, ये cos ओमेगा टी cos थीटा, तो मैं यहाँ के क्या करता हूँ 2 से डिवाइड कर देता हूँ और सब में 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। 3 जगह मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1/2। Im जो है सब में से कॉमन आ रहा है, तो Im मैंने कॉमन ले लिया। 2 cos a cos b, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, cos ओमेगा टी प्लस थीटा प्लस cos ऑफ ओमेगा टी माइनस थीटा। ये बन गया, प्लस 2 cos a cos b, cos a प्लस बी ओमेगा टी प्लस थीटा प्लस 4π/3 प्लस cos a माइनस बी cos ओमेगा टी माइनस थीटा। ऐसे ही cos a प्लस बी ओमेगा टी प्लस थीटा माइनस 4π/3। ठीक है, प्लस cos ऑफ a माइनस बी यानी कि ओमेगा टी, ठीक है, ओमेगा टी माइनस थीटा। ये बन जाएगा, कोई दिक्कत? ठीक। अब देखो cos ओमेगा टी प्लस थीटा, cos ओमेगा टी प्लस थीटा प्लस 4π/3, cos ओमेगा टी माइनस 4π/3। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ये जो cos ओमेगा टी प्लस थीटा माइनस 4π/3 इसको मैं लिख सकता हूं cos ओमेगा टी प्लस थीटा प्लस 2π/3। ये भी मैं लिख सकता हूं इसको। ठीक है, इसको मैंने क्या लिख दिया cos ओमेगा टी प्लस थीटा प्लस 2π/3। क्यों? क्योंकि 4π/3 और 2π/3 दोनों का अगर ऐड करूं तो 2π बनता है, तो इसको मैं ये लिख सकता हूं। तो मेरे पास एक तो है ये, एक तो ये है ओमेगा टी प्लस थीटा,
एक मेरे पास है cos ओमेगा टी प्लस थीटा प्लस 4π/3 और एक मेरे पास है cos ओमेगा टी प्लस थीटा प्लस 2π/3। तीनों जो है कितने कितने पर है, 120 डिग्री के इंटरवल पर है। इसके और इसके बीच में 120 डिग्री का डिफरेंस, इसके और इसके बीच में 120 का डिफरेंस, ठीक है। तो जब भी इस तरीके कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हो, ठीक है, और तीनों में 120 डिग्री का डिफरेंस हो, तो तीनों का जो एडिशन है वो 0 के बराबर आता है, ठीक है। ये आप करके भी देख सकते हैं। फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि इसका इसका और इसका तीनों का एडिशन जो है वो कितने के बराबर आएगा, 0 के बराबर। तो एक हमारे पास तीन चीजें ये बच चुकी, 1 2 3, तो ये बनेगा 3im/2 cos ऑफ ओमेगा टी माइनस थीटा। इस तरह का अपना जो है रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि इसमें थीटा भी आ रहा है और ओमेगा भी आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे टाइम वेरिएशन भी हो रहा है और स्पेस वेरिएशन भी हो रहा है। टाइम वेरिएशन प्लस स्पेस वेरिएशन ही इसको रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, ठीक है। अब देखते हैं वो रोटेट किस तरीके से कर रहा है। हमने ये तो देख लिया कि भाई टाइम भी आ रहा है, स्पेस भी आ रहा है। अब देखते हैं रोटेशन जो है किस तरीके से हो रहा है। चलिए देखते हैं। तो हमारा जो है रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना है, 3/2 Im, ठीक है, cos ऑफ ओमेगा टी माइनस थीटा, ये बन गया। चलिए देखते हैं। t की वैल्यू मैं लेता हूँ। t की वैल्यू मैंने ली मान लो 0, ठीक है। t की वैल्यू 0 ली तो उस टाइम t पर ये कितना है, 3/2 Im cos ऑफ माइनस थीटा, या थीटा एक ही बात है। इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पर ये मैक्सिमम है। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पर ये मैक्सिमम है, यहाँ पर ये मैक्सिमम है, ठीक है, कोई दिक्कत कुछ नहीं। t इज इक्वल टू मैंने π/4 लिया तो ये कितना बनेगा, 3/2 Im cos ऑफ, या ओमेगा टी इज इक्वल टू π/4, ओमेगा टी इज इक्वल टू 0, तो π/4 माइनस थीटा, ठीक है। अब जो मैक्सिमम पॉइंट है वो कहाँ चला गया, π/4 पर चला गया। थीटा इज इक्वल टू π/4 पर, ये इस डायरेक्शन में घूम गया। जो यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू 0 था, अब वो इस डायरेक्शन में चला गया है, π/4। अब यहाँ पर मैक्सिमम मिलेगा। ऐसे ही अगर मैं ओमेगा टी जो है π/2 लूंगा तो ये बनेगा 3/2 Im cos ऑफ π/2 माइनस थीटा। अब जो है मैक्सिमम किस पर चला गया, π/2 पर चला गया, तो वापस ये इस तरीके से चला गया, थीटा इज इक्वल टू π/2 पर मैक्सिमम, ठीक है। और पहले जो था यहाँ पर था, दूसरे टाइम पर यहाँ था। ऐसे ही ये जो है रोटेट करता रहेगा और इस डायरेक्शन में ये जो है रोटेट करता रहेगा। इसका मतलब मैक्सिमम जो पॉइंट है वो इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। तो इसी का मतलब क्या है कि ये रोटेट ही कर रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, क्योंकि मैक्सिमम पॉइंट जो है पहले यहाँ था, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया। तो इस डायरेक्शन में ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये रोटेट कर रहा है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन है, 3/2 Im cos ओमेगा टी माइनस थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, आपको जो है इसको याद रखना चाहिए, ठीक है। अब मैं एक बात करूँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की, कि अगर मैं जो है वाइंडिंग की जो मैंने यहाँ पे स्टेटर में RYB दी थी, ठीक है, RYB। अब मैं किसी भी दो लीड को अगर मैं इंटरचेंज कर देता हूँ, किसी भी दो लीड को मैं इंटरचेंज कर देता हूँ, यानी कि अगर मैं इसको तो R दे दूँ और इन दोनों की सप्लाई में इसको B दे देता हूँ, इसको Y दे देता हूँ, दोनों को इंटरचेंज कर दिया, तो हमारा जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो बन जाएगा 3/2 Im cos ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, ओमेगा टी। अब जो थीटा है ना, अब देखो अगर मैं ओमेगा टी इज इक्वल टू 0 रखूंगा तो ठीक है, थीटा जो है मेरा 0 डिग्री पे मुझे मैक्सिमम मिलेगा, ठीक है। ओमेगा टी अगर मैं π/4 रख दूंगा तो मेरा थीटा जो है वो -π/4 पर मैक्सिमम मिलेगा। अब जो ये मैग्नेटिक फील्ड है ये इस डायरेक्शन, पहले इस डायरेक्शन में था, अब ये
अब ये ऐसे चला गया, थीटा इज इक्वल टू -π/4, फिर बाद में ये ऐसे चला जाएगा, तो अब ये जो है इस डायरेक्शन में रोटेट करने लग गया। यानी कि जब भी अपन दो लीड्स को इंटरचेंज कर देते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड का जो इक्वेशन है वो चेंज हो जाता है। अब जो उसकी डायरेक्शन है वो उल्टी हो जाती है, पहले की जो है रिवर्स हो जाती है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है अपोजिट डायरेक्शन में घूमने लगा। इसी कारण से जो मोटर है उसकी रोटेशन की डायरेक्शन भी बदल जाएगी। पहले यदि वो एंटी क्लॉकवाइज घूमने लग रही थी तो अब वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने लग जाएगी। ट्रांसफॉर्मर और थ्री फेज इंडक्शन के डिफरेंस की अगर मैं बात करूं, ट्रांसफॉर्मर और थ्री फेज इंडक्शन में जो भी डिफरेंस बनते हैं, तो नंबर 1 में बात करूं, ट्रांसफॉर्मर एक स्टैटिक टाइप मशीन है, वेयर थ्री फेज इंडक्शन मोटर एक रोटेटिंग टाइप मशीन है। ठीक है, इसमें जो वाइंडिंग यूज होती है वो कंसंट्रेटेड टाइप की होती है, यहां पर जो वाइंडिंग है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, कोई वाइंडिंग फैक्टर नहीं आएगा काम में, क्योंकि वाइंडिंग ही कैसी है, कंसंट्रेटेड है, नो वाइंडिंग फैक्टर। यहां पर वाइंडिंग फैक्टर यूज में आता है। ठीक है, नंबर 4, आयरन कोर का यूज होता है, एयर गैप। नंबर 5 जो डिफरेंस है वो सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। वो क्या है कि यहाँ पर जो नो लोड करंट है वो 2 to 6% ऑफ फुल लोड करंट होती है, 2 to 6% ऑफ फुल लोड करंट। इसका रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पर आयरन कोर यूज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर रिलक्टेंस जो है कम है। ठीक है, आयरन कोर यूज हो रहा है, इसके कारण जो है 2 to 6% जो है नो लोड करंट होती है। किसकी होती है? 2 to 6% फुल लोड करंट की। लेकिन यहाँ पर जो है 30 to 40% होती है, 30 to 40% ऑफ फुल लोड करंट। जो नो लोड करंट होती है वो 30 to 40% होती है। ठीक है,